बड़े भैया से ऐसी उम्मीद नहीं थी। पिताजी क्या गुजरे, उन्होंने तो अपना असली रंग दिखा दिया। और एक तुम हो चुपचाप उनके सामने हाथ बांध कर खड़े रहे। अरे अपने हक के लिए आवाज तो उठाते, अपना नहीं तो एक दो बच्चों का ही सोच लेते। पर नहीं जी, तुम्हारे मुंह में तो जबान ही नहीं थी। तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं है कि भाई साहब ने मेरे साथ धोखा किया है? लेकिन पक्के सबूतों के साथ खड़े हुए थे 4 लोगों के बीच में। मैं बोलता भी तो क्या बोलता। पर तुम देख लेना सुनीता, भगवान सबके साथ इंसाफ करते हैं। उनकी लाठी में आवाज नहीं होती। हाँ, अब हम लोग कर ही क्या सकते हैं। भगवान के भरोसे ही बैठना होगा। कुंदन और पवन दोनों सगे भाई थे। पिता की मृत्यु के बाद कुंदन ने बड़ी चालाकी से सब कुछ अपने नाम दिखा दिया। पवन को बिल्कुल भी यकीन नहीं था, लेकिन क्या करता, कागजों में तो वही लिखा था। उधर कुंदन के घर पर मान गया तुम्हें भाग्यवान। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुमने कितनी चालाकी से पिताजी के अंगूठे के निशान कागजों पर ले लिए। और नहीं तो क्या, मैं सब कुछ ऐसे ही उसको दे देती। अब तुम देखो, हम लोग 12 बीघा जमीन के मालिक हो गए हैं। लेकिन तुम तो जानती ही हो, मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं करता खेती बाड़ी करने का। फिर हम कैसे करेंगे? तुम भी ना, कितने मूर्ख हो। अरे तुम्हें पता है पवन को इतना बड़ा घाव मिला है। बड़े भाई होने के नाते तुम उसके पास जाओ, उसे दिलासा दो और कहो कि तुम खेती कर सकते हो। उसके बदले तुम उसे थोड़ा सा अनाज और कुछ पैसे दे दोगे। फिर देख लेना, हींग लगे ना फिटकरी, रंग चोखा ही चोखा। मान गया तुम्हें, मान गया। मैं अभी पवन के पास जाता हूँ। कुंदन अपने भाई पवन के पास आता है और उसके कंधे पर हाथ रख उसे दिलासा देता है। अरे पागल, तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? तुम मेरे भाई हो। माना कि पिताजी ने सारी जमीन मेरे नाम लिख दी है, लेकिन मैं क्या तुम्हें भूखे मरते हुए देखूंगा? मैं आपके कहने का मतलब नहीं समझा भैया। इसमें समझने जैसा तो कुछ है भी नहीं पवन। देखो भाई, हम लोग ठहरे किसान आदमी, खेती बाड़ी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? तुम एक काम करो, 12 बीघा जमीन तुम ही जोतो और तुम बो। उसके बदले में मैं तुम्हें अनाज और पैसे दूंगा। पवन सुनीता की तरफ देखता है। सुनीता बाद में जवाब देने के लिए इशारा करती है। कुंदन के चले जाने के बाद देखा सुनीता, तुम कह रही थी कि भैया ने मेरे साथ गलत किया है, लेकिन वो खुद चलकर मेरे घर आए हैं और मुझे जमीन बोने के लिए भी कहा। वो तुम पर कोई एहसान करने के लिए नहीं आए हैं। क्यों नहीं समझते, पागल हो तुम। तुमसे काम निकलवाने के लिए आए थे। उनके यहाँ काम करने से अच्छा है कि तुम किसी और के यहाँ काम कर लो। नहीं नहीं, यहां तुम गलत कह रही हो सुनीता। मैं भाई के पास ही काम करूंगा। किसी दूसरे के पास काम करो और पैसा भी ना मिले तो कम से कम यहाँ पर अनाज और पैसे तो मिलेंगे। हमारा गुजारा हो ही जाएगा। सुनीता बहुत समझाती है, लेकिन पवन एक भी बात नहीं सुनता और अगले दिन बैलों को लेकर खेतों में पहुंच जाता है। वो कुंदन के यहाँ खेतों में ही काम करना शुरू कर देता है। देखते ही देखते 1 साल बीत जाता है और साल के आखिर में कुंदन उसे थोड़ा सा अनाज और पैसे देता है। केवल 1 क्विंटल गेहूं? भैया, साल में 12 महीने होते हैं और तुम तो जानते हो खाने वाले 4 जन हैं। आपके यहाँ पर 40 क्विंटल गेहूं हुआ है। कम से कम मुझे 20 तो दो। क्या बात बोली है पवन तुमने भी। तुम्हें 20 बोरी दूंगा, यानी कि आधी जमीन का अनाज। मत भूलो कि तुम मेरी जमीनों पर पगार पाने के लिए खेती बाड़ी कर रहे हो। पवन को समझ में आ जाता है कि सुनीता बिल्कुल सही कह रही थी। वो 1 क्विंटल गेहूं और 10,000 रुपए लेकर घर आ जाता है। कहा था ना तुमसे, लो अब इस अनाज को पूरा साल चलाओ। तुम कभी मेरी बात नहीं सुनते। वैसे भी 1 साल में हमारी हालत देख रहे हो क्या हो गई है। बच्चों के तन पर ढंग के कपड़े नहीं है, घर में खाने के लिए राशन नहीं है। कोई बीमार हो जाए तो दिल घबराने लगता है कि डॉक्टर को पैसे कहाँ से देंगे। समझ गया हूं सुनीता। भाई ने अब फिर मेरे साथ धोखा किया है, लेकिन अब मैं कभी उनसे झांसे में नहीं आऊंगा। तुम ऐसा करो, इनमें से कुछ गेहूं निकालकर उसे साफ कर दो। मैं पीसने के लिए डाल देता हूं। सुनीता उस 1 क्विंटल गेहूं में से काफी सारा गेहूं निकालकर उसे साफ करने लगती है कि तभी उसे उस गेहूं में से एक चमकती हुई चीज दिखाई देती है। वो गेहूं को साइड करती है और उसके बीच में पड़ी हुई चमकती हुई अंगूठी को उठा लेती है। अजी सुनते हो, इधर आओ, देखो तो यहाँ इस गेहूं में से ये अंगूठी मिली है। ये तो जनाना अंगूठी लग रही है। कहीं भाभी की तो नहीं है? कुछ तो अकल से बात किया करो। उनकी कैसे हो सकती है, गेहूं तो तुमने उठाया था ना खेतों से। फिर ये अंगूठी किसकी हो सकती है? देखने में तो बहुत कीमती लग रही है। कीमती तो लग रही है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा आखिर ये अंगूठी खेतों में आई कहाँ से। सुनो तो, एक काम करो, शायद भगवान ने ही इस अंगूठी को हमारे पास भेजा है। क्योंकि तुम्हारे भाई ने तो हमारे साथ धोखा किया और साल भर का राशन भी नहीं दिया। तुम इस अंगूठी को बेच दो। अंगूठी बड़ी कीमती लग रही है, हमें इसके अच्छे दाम मिल जाएंगे।
पवन अंगूठी को हाथ में लेकर ध्यान से देखने लगता है और याद करने लगता है कि ये अंगूठी आखिर खेतों में आई कहाँ से। वो उसे हाथ में लिए सुनीता से बोलता है, तुम सही कह रही हो, शायद ये भगवान ने ही हमें दी है। काश हमारे पास ढेर सारा गेहूं हो जाता, उसमें से मैं आधा बेच देता और आधा हमारे परिवार के काम आता। पर कोई नहीं, इस अंगूठी से भी हमें ये सब मिल जाएगा। तभी उस अंगूठी से रोशनी निकलती है और पवन और सुनीता देखते हैं कि वहां पर गेहूं की बोरियों के ढेर लग जाते हैं। दोनों पति पत्नी डर के मारे कोने में खड़े हो जाते हैं। ये कैसा चमत्कार है? अचानक से इतना सारा गेहूं यहाँ कैसे आ गया? मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया था कि ढेर सारा गेहूं होता तो अच्छा होता। पवन के ऐसा बोलते ही फिर से वहां पर गेहूं की बोरियों का ढेर लग जाता है। दोनों पति पत्नी हैरानी से कभी गेहूं को तो कभी एक दूसरे को देख रहे थे। तभी पवन उस अंगूठी की तरफ देखता है। सुनीता, कहीं ये अंगूठी जादुई तो नहीं है? तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि ये अंगूठी जादुई है? क्योंकि ये मेरे हाथ में और मैंने गेहूं का बोला तो गेहूं आ गए। सचमुच में अगर ऐसा है तो हमारी तो किस्मत खुल गई। सुनो, तुम इस अंगूठी से कहो कि 4 बोरी धान भी दे दो। पवन अंगूठी को दोनों हाथों में पकड़ता है और उससे धान मांगता है और वहां पर 4 बोरी धान आ जाता है। अब तो सुनीता और पवन की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। तभी बच्चे भी स्कूल से आ जाते हैं और इतना सारा गेहूं और धान देखकर, अरे वाह, इतना सारा गेहूं! पिताजी, पिताजी, आप वैसे ही हमारे लिए कपड़े ले आइए ना, जैसे जब दादाजी थे और गेहूं घर आते थे तो नए कपड़े आते थे। पवन सुनीता की तरफ देखता है और सुनीता इशारा करती है कि एक बार अंगूठी से मांग कर देखो। पवन दूसरे कमरे में जाता है और वहां पर जाकर बच्चों के लिए सुंदर कपड़े मांगता है और देखते ही देखते वहां सुंदर कपड़े आ जाते हैं। वो बाहर आकर बच्चों से कहता है। ये देखो बच्चों, तुम्हारे नए कपड़े। बच्चे जल्दी से हाथ मुंह धोकर नए कपड़े पहन लेते हैं और खुशी खुशी बाहर खेलने चले जाते हैं। वो वहां पर कुंदन के बच्चों से कहते हैं, देखो देखो, हमारे सुंदर नए कपड़े पिताजी ने दिलाए हैं। अभी तो कोई त्योहार भी नहीं है, फिर चाचा ने कपड़े क्यों दिलाए? अरे हमारे घर में बहुत सारा गेहूं आया है ना, इसीलिए। तुम्हें पता नहीं है, दादाजी कहते थे ना कि जब गेहूं घर आए तो बच्चों को नए कपड़े दिलाओ। ये बात कुंदन की पत्नी सुन लेती है। वो पवन की बेटी को बुलाकर पूछती है, क्या कहा तुमने? तुम्हारे घर बहुत सारे गेहूं आए हैं? तुम सच कह रही हो? हाँ हाँ ताई, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। यकीन ना आए तो भाई से पूछ लो। पवन का बेटा भी अपनी ताई को कहता है कि उनके घर बहुत सारा गेहूं है और धान भी। ये सुनकर कुंदन की पत्नी कुंदन के पास जाकर सारी बात बता देती है। देख क्या रहे हो, जाओ अपने भाई के पास। उसने हमारे साथ धोखा किया है। उसने आधा गेहूं अपने घर पर रखा और यहां से 1 बोरी गेहूं भी लेकर चला गया। कुंदन गांव के 2-4 लोगों को पवन के घर लेकर जाता है और वहां पर ढेर सारा गेहूं और धान देखकर हैरान हो जाता है और पवन पर चोरी का इल्जाम लगाता है। नहीं नहीं भैया, मैंने कोई चोरी नहीं करी है। ये सारा गेहूं और धान मेरा अपना है। अरे बाबा, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। तेरे पास तो जमीन ही नहीं थी, फिर इतना सारा गेहूं कहां से आ गया? कुंदन आए हुए लोगों के साथ मिलकर वो सारा गेहूं और धान लेकर अपने घर चला जाता है। सुनीता पवन से कहती है, देख लेना, उसके पाप का घड़ा जरूर भरेगा। आप बिल्कुल भी परेशान मत हो। हम जादुई अंगूठी से और गेहूं ले लेंगे, लेकिन इस बार उतना ही लेंगे जितना हमें जरूरत हुआ करेगी। उधर कुंदन सारा गेहूं अपने घर के गोदाम में रख लेता है, लेकिन रात को सारे गेहूं और धान में कीड़ा लग जाता है और सुबह तक वहां पर केवल घुन बचा होता है। ये देखकर कुंदन और उसकी पत्नी अपना माथा पीट लेते हैं। अब उनके पास अपने खाने पीने के लिए भी गेहूं नहीं बचता। और उधर पवन और सुनीता जब जरूरत होती, जादुई अंगूठी से अपनी जरूरत का सारा सामान ले लेते। यहाँ तक कि धीरे धीरे उन्होंने अपना एक छोटा सा व्यापार भी शुरू कर दिया। गांव वालों को लगता है कि पवन अपने व्यापार से इतना पैसा कमाता है कि अब उसके पास एक अच्छा घर भी है और हर तरह की सुख सुविधाएं भी। कुंदन और उसकी पत्नी इतनी जमीन होने के बाद भी दूसरे मजदूर किसानों के ऊपर निर्भर रहते और उनकी माली हालत दिन पर दिन खराब होने लगी।